हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। बीते दिनों में बैंकिंग फ्रॉड करने का नया तरीका काफी चर्चा में रहा, जिसमें अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल आने के बाद लोगों के बैंक खाते से पैसे गायब होने लगे हैं। इसे सिम स्वैप स्कैम कहा जा रहा है। इस तरह के स्कैम में स्कैमर आपकी सिम पर पूरा कंट्रोल पा लेता है। सिम का कंट्रोल लेने के बाद स्कैमर यूजर की डिटेल्स के साथ पैसा भी चोरी कर लेते हैं। संयुक्त युद्ध अभ्यास काजिन 2023 का आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा है। भारत और कजाकिस्तान की सेना इस अभ्यास में भाग लेंगी। ये दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के बीच किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। अभी हाल में एशियाई और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दुनिया की 6 शेष रिवर डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना है। यह घोषणा जीवित रिवर डॉल्फिन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाएगी। इस घोषणा को अपनाने वाले देशों में बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला है। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ मिलकर होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल यानी हॉक प्रणाली लॉन्च की। हॉक प्रणाली क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है, जिसे वन्यजीव अपराध, वन्यजीव अपराधियों और वन्यजीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हॉक प्रणाली का विकास केरल वन विभाग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की संयुक्त टीम द्वारा 2017 से शुरू किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में केरल में लॉन्च किया गया। पहली बार ब्रू शरणार्थी मिजोरम में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्वास व्यवस्था के तहत उन्हें त्रिपुरा में स्थायी निवास दिया गया था। ब्रू, जिसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक जनजातीय समूह है। इस जनजाति के सदस्य ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत समूहों में से एक है। IIT बॉम्बे के एक नए शोध ने कार्बन नैनोफ्लोरेट्स शब्द को चर्चा में ला दिया। दरअसल IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोफ्लोरेट्स नामक एक कार्बन नैनो स्ट्रक्चर विकसित किया है, जो सूर्य के प्रकाश को कुशलतापूर्वक अवशोषित करने और इसे हीट में परिवर्तित करने में सक्षम है। इसकी खास बात है नैनोफ्लोरेट सूर्य के प्रकाश की तीनों आवृत्तियों इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करना। अभी हाल में विश्व बैंक ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट प्रमुख कमोडिटी समूहों, ऊर्जा, धातु, कृषि, कीमती धातु और उर्वरक के लिए बाजार विश्लेषण प्रदान करती है। रिपोर्ट में 46 प्रमुख वस्तुओं की कीमतों का पूर्वानुमान लगाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति देना है। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व हिमालय की शिवालिक श्रृंखला में स्थित है। इसे 1983 में उत्तराखंड के 3 वन्यजीव अभयारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर बनाया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, जो राजाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1971 बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश सैन्य स्मारक का निर्माण कर रहा है, जिसमें भारतीय शहीद सैनिकों के नामों को अंकित किया जाएगा। इसे आशुगंज में भारत बांग्लादेश सीमा के पास तैयार किया जा रहा है। इस स्मारक की आधारशिला मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा रखी गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक एरोजेल अवशोषक विकसित किया है। यह अपशिष्ट जल से छोटे कणों और सूक्ष्म जीवों को हटा सकता है। एरोजेल एक ऐसा पदार्थ है जो सेमी सॉलिड जेल से बनता है। इस पदार्थ के निर्माण में कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्राफीन का प्रयोग किया गया है।
भारत के 2 शहरों ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा की। यूनेस्को ने इस वर्ष विश्व के कुल 55 नए शहरों को इस सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में और केरल के कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत के 8 शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। जल्द ही देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी जल्द ही इसके लिए ट्रायल शुरू करेगा। प्रत्येक डॉक्टर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जो एक तरह से उसकी पहचान के रूप में कार्य करेगी। यह आईडी आयोग के एक आईटी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी जिस पर संबंधित डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की 6ठी असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस असेंबली की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई। इस बैठक के दौरान परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को 10% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मलावी संसद, फिजी, सेशल्स और किरिबाती में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में रूसी पुलिस ने रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इजराइल से आने वाले यहूदी यात्रियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान से इसे आप देश मत समझ लीजिए, यह रूस का एक प्रांत है। यह उत्तरी काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। आपको बता दें कि दागिस्तान के पश्चिम में जॉर्जिया और दक्षिण में अजरबैजान है तथा इसके पूर्व में कैस्पियन सागर है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत नाम का एक मंच लॉन्च किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अर्थात इसमें शारीरिक गतिविधि के साथ साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का मौका भी शामिल है। यह एक स्वायत्त निकाय होगा जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इसका मकसद युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास को सुविधाजनक बनाना है। स्वदेशी रूप से विकसित रूस्टर ड्रोन को भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सौंपा जाएगा। रूस्टर ड्रोन अद्वितीय क्षमता रखता है। यह रोबोट की तरह जमीन पर घूम सकता है और ड्रोन की तरह हवा में उड़ सकता है। साथ ही इन ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर स्वदेशी है जो विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करेगा। ड्रोन की रेंज 400 मीटर होगी। यह ड्रोन भारतीय सेना के निगरानी कार्यों की क्षमताओं को बढ़ाने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। दुनिया के सबसे दक्षिणी महाद्वीप पर चीन ने 5वें रिसर्च स्टेशन के निर्माण के लिए एक मिशन भेजा है। इस रिसर्च स्टेशन को रोस सागर के तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा अंटार्कटिक अभियान है। यह केंद्र अंटार्कटिक के वायुमंडलीय और समुद्री पर्यावरण के साथ साथ वहां की जैविक और पारिस्थितिकीय स्थितियों की निगरानी और अध्ययन करेगा। आपको बता दें कि भारत भी अंटार्कटिक क्षेत्र में 3 स्थायी रिसर्च स्टेशन स्थापित कर चुका है। क्रा स्थल संधि यानी क्रा स्थमस एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने क्रा स्थल संधि पर एक भूमि पुल की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रारंभिक विचार अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ने वाली 90 किलोमीटर लंबी नहर का था, लेकिन अब इसके स्थान पर भूमि पुल पर विचार किया जा रहा है जिससे दोनों ओर बड़ी क्षमता वाले बंदरगाह या शिपिंग टर्मिनल को जोड़ा जा सके। क्रा स्थल संधि मलय प्रायद्वीप का सबसे सकरा हिस्सा है। इसकी सीमा पश्चिम में अंडमान सागर और पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया। पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और चोटों में 15.3% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल हर घंटे तकरीबन 53 एक्सीडेंट हुए और 19 मौतें हुई। इन दुर्घटनाओं के बढ़ने के पीछे तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना और यातायात नियमों का पालन न करना है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया। इस बार एक नया पैरामीटर यानी SFSI रैंक पैरामीटर जोड़ने के बाद 20 में से लगभग 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में बहुत कम स्कोर किया है। यह सूचकांक 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को मापता है। इसे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 2018-19 में शुरू किया गया था।
अभी हाल में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ सहित 27 से अधिक देशों ने एआई से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन पर साथ काम करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र को बेलेचली घोषणा नाम दिया गया। इस घोषणा में आवास, रोजगार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच और न्याय सहित दैनिक जीवन के कई पहलुओं में एआई के महत्व पर जोर दिया गया है। यूनेस्को 3 नवंबर को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मना रहा है। 3 नवंबर 2022 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के तौर पर मनाया गया था तथा इसे वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा 2021 में आयोजित 41वें सत्र में की गई थी। इसे मनाने के पीछे मकसद बायोस्फीयर रिजर्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और उनके संरक्षण की दिशा में काम करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक अल्प वित्त पोषित जलवायु अनुकूलन पर अपर्याप्त निवेश और योजना रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त की जरूरतें अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाह के 10 से 18 गुना तक बढ़ी हैं। आपको बता दें कि अनुकूलन वित्त अंतर का तात्पर्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की अनुमानित लागत और इन लागतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध वित्त की मात्रा के बीच का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाना है। आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण 2017 में लॉन्च किया गया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।